गुरुग्राम के सेक्टर 67 में M3M अरबाना में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस खूबसूरत जगह की सैर करते हुए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो आपके लिए चैनल ट्रैवल मेनिया स्टूडियो द्वारा लाया गया है। कृपया समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि युद्ध किस कारण से शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कारकों के एक जटिल जाल के कारण शुरू हुआ था। इसका तात्कालिक कारण 28 जून 1914 को साराजेवो में एक सर्बियाई राष्ट्रवादी द्वारा ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या थी। इस घटना के कारण ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। जैसे ही गठबंधन अस्तित्व में आया, स्थिति बिगड़ गई। रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने सर्बिया का समर्थन किया, जबकि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का समर्थन किया। सैन्य बलों की लामबंदी और युद्ध की घोषणाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई। यूरोपीय शक्तियों के बीच गठबंधन सैन्यवाद, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की परस्पर जुड़ी प्रणाली ने व्यापक संघर्ष में योगदान दिया। युद्ध आधिकारिक तौर पर 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, जिसमें कई राष्ट्र शामिल हुए, जो बाद में प्रथम विश्व युद्ध के रूप में जाना जाने वाला आधार बना। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आर्चड्यूक क्या है? खैर, आर्कड्यूक एक शाही उपाधि थी जिसका उपयोग हैब्सबर्ग राजशाही द्वारा किया जाता था, विशेष रूप से ऑस्ट्रियाई साम्राज्य और बाद में ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य में। ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड हैब्सबर्ग परिवार के सदस्य थे और उन्होंने आर्कड्यूक की उपाधि धारण की थी। यह हैब्सबर्ग कुलीन वर्ग के भीतर ड्यूक से ऊंचे पद को दर्शाता था। ऑस्ट्रिया हंगरी अलग अलग देशों से नहीं बने थे, जैसा कि हम आज उन्हें समझते हैं। इसके बजाय यह एक दोहरी राजशाही थी, जिसमें दो मुख्य भाग शामिल थे, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य और हंगरी का साम्राज्य। इन संस्थाओं में एक साझा राजा, सैन्य और विदेश नीति थी, लेकिन अलग अलग सरकारें और संसदें थीं। ऑस्ट्रिया हंगरी के क्षेत्र में वे क्षेत्र शामिल हैं जो अब कई आधुनिक देशों का हिस्सा हैं। इनमें से कुछ में शामिल हैं ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, रोमानिया, इटली, विशेष रूप से दक्षिण टायरोल और एड्रियाटिक तट के कुछ हिस्से। युद्ध में केंद्रीय शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन साम्राज्य को मित्र राष्ट्रों फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य शामिल हो गए, का सामना करना पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया। इस निर्णय में कई कारकों ने योगदान दिया। अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध, जर्मनी ने सैन्य और नागरिक दोनों जहाजों को निशाना बनाते हुए अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध फिर से शुरू किया। 1915 में ब्रिटिश महासागरीय जहाज RMS लुसिटानिया के डूबने से, जिसमें अमेरिकी यात्री सवार थे, पहले से ही संबंध तनावपूर्ण थे। जिम्मरमैन टेलीग्राम 1917 में मेक्सिको को भेजे गए इस गुप्त जर्मन संदेश में क्षेत्रों के बदले में अमेरिका के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया था। इस रहस्योद्घाटन ने जर्मन विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया और युद्ध में प्रवेश करने के अमेरिकी निर्णय में योगदान दिया। आर्थिक हित, अमेरिका के मित्र देशों के साथ आर्थिक संबंध थे और इन देशों को ऋण में वृद्धि हुई।
केंद्रीय शक्तियों की जीत इन वित्तीय हितों को खतरे में डाल सकती है। सांस्कृतिक और जातीय संबंध। कई अमेरिकियों के मित्र राष्ट्रों, विशेषकर ब्रिटिशों के साथ सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध थे। इसने मित्र राष्ट्रों के समर्थन के पक्ष में जनमत को प्रभावित किया। विल्सन का आदर्शवाद। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जो शुरू में 1916 में "उन्होंने हमें युद्ध से दूर रखा" के नारे के साथ फिर से चुने गए, ने अपना रुख बदल दिया। उन्होंने दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाने की मांग की और 14 बिंदुओं में उल्लिखित अपने सिद्धांतों के माध्यम से युद्ध के बाद की दुनिया को आकार देने के साधन के रूप में अमेरिकी भागीदारी को देखा। 2 अप्रैल 1917 को कांग्रेस को अपने युद्ध संदेश में विल्सन ने युद्ध की घोषणा का अनुरोध करते हुए कहा कि दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस ने 6 अप्रैल 1917 को घोषणा को मंजूरी दे दी, जो प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के आधिकारिक प्रवेश का प्रतीक था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चा संचालन का एक प्रमुख मंच था, जहां मित्र देशों और केंद्रीय शक्तियों की सेनाओं ने खाई युद्ध में एक दूसरे का सामना किया था। यहाँ कुछ विवरण दिए गए हैं। भूगोल। पश्चिमी मोर्चा बेल्जियम में उत्तरी सागर से लेकर फ्रांस से होते हुए स्विस सीमा तक फैला हुआ है। इसकी विशेषता खाइयों की एक प्रणाली थी जो सैकड़ों मील तक टेढ़ी मेढ़ी थी। ट्रेंच वारफेयर। दोनों पक्षों ने दुश्मन की गोलीबारी से सुरक्षा के लिए विस्तृत ट्रेंच सिस्टम का निर्माण किया। खाइयां अक्सर कीचड़ से भर जाती थीं और सैनिकों के लिए कठोर वातावरण बन जाती थीं। गतिरोध। पश्चिमी मोर्चे ने लंबे समय तक गतिरोध का अनुभव किया, जिसमें कोई भी पक्ष युद्ध के लिए महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सका। सोम्मे की लड़ाई और वर्दुन की लड़ाई जैसी लड़ाइयों में निर्णायक जीत के बिना बड़े पैमाने पर हताहत हुए। नो मैंस लैंड। विरोधी खाइयों के बीच का क्षेत्र, जिसे नो मैंस लैंड के नाम से जाना जाता है, एक खतरनाक क्षेत्र था जो लगातार गोलाबारी और मशीन गन की आग के अधीन था। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते समय सैनिकों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नई प्रौद्योगिकियां। पश्चिमी मोर्चे पर मशीन गन, जहरीली गैस, टैंक और विमान सहित नई और विनाशकारी तकनीकों की शुरुआत देखी गई, जिससे युद्ध की प्रकृति बदल गई। सोम्मे की लड़ाई 1916। उदास स्माइली जर्मनों के खिलाफ ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच लड़ाई हुई। इसमें सीमित क्षेत्रीय लाभ के साथ दोनों पक्षों को व्यापक नुकसान हुआ। वर्दुन की लड़ाई 1916। उदास स्माइली पूर्वोत्तर फ्रांस के वर्दुन शहर पर केंद्रित यह लड़ाई सबसे लंबी और सबसे क्रूर युद्धों में से एक थी, जिसमें भारी जनहानि हुई थी। वर्साय की संधि। पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ, जिसके बाद बातचीत हुई और 1919 में वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। पश्चिमी मोर्चा खाई युद्ध की चुनौतियों और भयावहता का प्रतीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध की सामूहिक स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी मोर्चा संचालन का एक प्रमुख रंगमंच था, जहां केंद्रीय शक्तियों, मुख्य रूप से जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने मित्र राष्ट्रों, विशेष रूप से रूस का सामना किया। यहाँ कुछ विवरण दिए गए हैं। भूगोल। पूर्वी मोर्चा उत्तर में बाल्टिक सागर से लेकर दक्षिण में काला सागर तक फैला हुआ है, जो मैदानों, जंगलों और पहाड़ों सहित एक विशाल और विविध भूभाग को कवर करता है। मोबाइल युद्ध। पश्चिमी मोर्चे के खाई युद्ध के विपरीत पूर्वी मोर्चे में अधिक तरल और मोबाइल युद्ध देखा गया। विशाल परिदृश्य में सेनाएं बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास और लड़ाई में लगी हुई हैं। रूसी लामबंदी। बड़ी संख्या में सैनिकों को शीघ्रता से संगठित करने की रूसी साम्राज्य की क्षमता एक प्रमुख कारक थी।
हालांकि समय के साथ रसद चुनौतियों और संसाधनों की कमी ने रूसी युद्ध प्रयासों में बाधा उत्पन्न की। ब्रुसिलोव आक्रामक 1916 उदास स्माइली रूसियों द्वारा शुरू किया गया ऑस्ट्रो हंगेरियन बलों के खिलाफ इस सफल हमले से महत्वपूर्ण क्षेत्रीय लाभ हुआ, लेकिन इसने रूसी सेना को तनावग्रस्त कर दिया और इसका दीर्घकालिक प्रभाव सीमित था। केंद्रीय शक्तियों की प्रगति। केंद्रीय शक्तियों, विशेष रूप से जनरल लुडेनडोर्फ के नेतृत्व में जर्मनी ने पूर्वी मोर्चे पर उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की, विशाल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और रूसी क्षेत्र में गहराई तक प्रवेश किया। रूसी क्रांति 1917 उदास स्माइली आंतरिक मुद्दों ने युद्ध के तनाव के साथ मिलकर रूसी क्रांति में योगदान दिया। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और अंततः 1918 में केंद्रीय शक्तियों के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे रूस युद्ध से हट गया। पूर्वी मोर्चे का अंत मार्च 1918 में ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि पर हस्ताक्षर ने पूर्वी मोर्चे पर शत्रुता के औपचारिक अंत को चिह्नित किया। इस संधि के परिणामस्वरूप रूस को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नुकसान हुआ। पश्चिमी मोर्चे पर प्रभाव। पूर्वी मोर्चे पर शत्रुता की समाप्ति ने केंद्रीय शक्तियों को अपना ध्यान और संसाधन पश्चिमी मोर्चे पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी, जिससे 1918 में हमलों की एक श्रृंखला शुरू हुई। वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली शांति संधियों में से एक थी। इस पर 28 जून 1919 को फ्रांस के वर्सेल्स पैलेस में हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ मुख्य विवरण हैं। प्रादेशिक परिवर्तन। जर्मनी ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खो दिया, जिसमें फ्रांस के लिए अल्सैस-लोरेन, पोलैंड के लिए पश्चिम प्रशिया के कुछ हिस्से और बेल्जियम और डेनमार्क के क्षेत्र शामिल थे। विसैनीकरण। संधि ने भविष्य में आक्रामकता को रोकने के लिए जर्मन सेना के आकार और क्षमताओं पर सख्त सीमाएं लगाईं। युद्ध अपराध खंड। अनुच्छेद 231 ने जर्मनी और उसके सहयोगियों पर युद्ध की पूरी जिम्मेदारी डाल दी, जिससे क्षतिपूर्ति का प्रावधान हुआ। मुआवजा। जर्मनी को युद्ध क्षति के मुआवजे के रूप में मित्र देशों को मुआवजा देने की आवश्यकता थी। सटीक राशि बाद में लंदन भुगतान अनुसूची में निर्धारित की गई थी। राष्ट्र संघ। संधि ने राष्ट्र संघ की स्थापना की, जो भविष्य में होने वाले संघर्षों को रोकने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ, जिससे लीग की प्रभावशीलता कमजोर हो गई। जर्मन प्रतिक्रिया। इस संधि को जर्मनी में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जहां इसे डिक्टेट निर्धारित शांति के रूप में देखा गया और इसने आर्थिक कठिनाइयों और राजनीतिक अस्थिरता में योगदान दिया। प्रभाव। कई इतिहासकारों का तर्क है कि संधि की दंडात्मक प्रकृति ने एडोल्फ हिटलर के उदय और द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में भूमिका निभाई, क्योंकि इससे जर्मनी में गहरी नाराजगी और आर्थिक कठिनाइयां पैदा हुई। वर्साय की संधि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और 20वीं सदी के इतिहास के अध्ययन में एक जटिल और बहस का विषय बनी हुई है। मित्र देशों की शक्तियों के प्रमुख नेता हैं। फ्रांस के जॉर्जेस क्लेमेंसियो द टाइगर के नाम से मशहूर क्लेमेंसियो युद्ध के उत्तरार्ध के दौरान फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने फ्रांसीसी युद्ध प्रयासों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनाइटेड किंगडम के डेविड लॉयड जॉर्ज। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में लॉयड जॉर्ज ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व किया। उन्होंने राजनयिक और सैन्य निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के वुडरो विल्सन। शुरुआत में तटस्थता की नीति अपनाते हुए विल्सन ने अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में शामिल किया। उन्होंने राष्ट्र संघ के निर्माण में अपने प्रयासों के माध्यम से युद्ध के बाद की दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय शक्तियों के प्रमुख नेता हैं। जर्मनी के कैसर विल्हेम द्वितीय, जर्मन सम्राट और प्रशिया के राजा विल्हेम द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनकी सैन्यवादी नीतियों ने संघर्ष में योगदान दिया।
फ्रांज जोसेफ प्रथम, बाद में चार्ल्स प्रथम, ऑस्ट्रिया हंगरी। फ्रांज जोसेफ प्रथम युद्ध की शुरुआत में ऑस्ट्रिया हंगरी का सम्राट था। 1916 में उनकी मृत्यु के बाद चार्ल्स प्रथम ने सत्ता संभाली, लेकिन उन्हें आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ओटोमन साम्राज्य के मेहमद वी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान के रूप में मेहमद वी ने एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाई। संघर्ष के दौरान ओटोमन साम्राज्य ने केंद्रीय शक्तियों का पक्ष लिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।